हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में एयर फोटो इंटरप्रिटेशन, एयर फोटो क्या होते हैं, कितने प्रकार हैं, किन विधियों से फ़ोटोग्राफ लिए जाते हैं, उनका सामान्य परिचय, इन सभी बातों पर और कई डेफिनेशन पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उसमें आप एयर फोटो में एक स्केल वाला टॉपिक और है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम आज रिमोट सेंसिंग का सामान्य परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिमोट सेंसिंग अर्थात सुदूर संवेदन से संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे सुदूर संवेदन का अर्थ, उसका उपयोग और उसके प्रमुख लाभ क्या हैं, अर्थात इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि सुदूर संवेदन होता क्या है। सुदूर संवेदन का सामान्य अर्थ दूर से सूचना प्राप्त करना होता है, अर्थात किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना अर्थात छुए बिना उसके बारे में सूचना एकत्र करना या प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। यह एक ऐसा विज्ञान और कला है जिसमें हम किसी स्थान, वस्तु या घटना से दूर स्थित किसी युक्ति मतलब माध्यम अर्थात संवेदक के द्वारा ग्रहण किए गए परावर्तित प्रकाश के आवेगों का विश्लेषण करके आंकड़ों या प्रतिबिंबों के माध्यम से उस स्थान, वस्तु या घटना के संबंध में इच्छित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से किसी भी वस्तु के बारे में दूर से ही जब हम कोई सूचना एकत्र कर लेते हैं बिना उसे स्पर्श किए, तो ये दूर संवेदन है। दूर संवेदन के कार्यों में एरियल कैमरा, मल्टी स्पेक्टर स्कैनर, थर्मल स्कैनर आदि संवेदक को कृत्रिम उपग्रहों, विमान या किसी अन्य प्लेटफॉर्म में रखकर उपयोग करते हैं। इन आवेदकों में पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया अर्थात इंटरेक्शन को डिजिटल आंकड़ों, अंकीय दत्तों के द्वारा अथवा प्रतिबिंब के रूप में अभिलेखन या रिकॉर्ड करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि किसी विमान, उपग्रह या ऐसे ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर रखे गए किसी संवेदक के द्वारा अभिलिखित मतलब रिकॉर्डिंग किया हुआ या धरातल के प्रतिबिंबों एवं संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने, उनका प्रोसेसिंग करने और उनकी व्याख्या करने के विज्ञान को सुदूर संवेदन तकनीक कहा जाता है। दूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने और उसके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूर संवेदन एक अंतरा अनुशासनिक क्रिया है जिसमें किसी दूर स्थित प्लेटफॉर्म से प्रेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों की तालिका, मॉनिटरिंग और आकलन किया जाता है। तो यहाँ आपने सुदूर संवेदन का अर्थ और इसकी परिभाषा समझ ली होगी। आगे अब हम बात करते हैं कि सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूर संवेदन के उपकरणों को वायुयान और उपग्रहों में रखकर लिए गए पृथ्वी के प्रतिबिंबों का विश्लेषण करके अनेक विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब ये कौन कौन से विषय हैं जिनसे संबंधित हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे पूरी पृथ्वी का वातावरण जिसे हम ग्लोबल वातावरण कहते हैं, भूमि उपयोग, अलग अलग क्षेत्रों में भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से उस भूमि उपयोग में समय के साथ परिवर्तन आया है, संसाधन किस प्रकार के हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, कहाँ स्थित हैं, प्राकृतिक आपदा और भूविज्ञान आदि विषयों से संबंधित सूचनाएं सुदूर संवेदन के द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में
इस क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ है। वन संसाधन के क्षेत्र में वन मानचित्रण, दावानल पहचान अर्थात वनों में लगने वाली आग की पहचान करना, घास स्थल के मानचित्र बनाना, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि और कृषि के क्षेत्र में फसल तालिका, मिट्टियों का वर्गीकरण, लवणीय और क्षारीय मिट्टियों का मानचित्र, व्यर्थ भूमि का सीमांकन करना, भूमि उपयोग का मानचित्र बनाना, अनावृष्टि मॉनिटरन अर्थात उस पर निगरानी रखना, जल संसाधन के क्षेत्र में भूपृष्ठ जल तालिका, हिम जलवाह, सिंचाई जल प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीमांकन। ये कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग करते हैं और काफ़ी सहायता इनसे मिलती है। भूविज्ञान के क्षेत्र में भौम जल स्तर मॉनिटरिंग अर्थात उसकी निगरानी करना, भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाना, खनिजों की खोज करना, प्रदूषण की समस्या और जलवायु के क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इसका बहुत तेज़ी से उपयोग होने लगा है और इसके काफ़ी लाभदायक रिजल्ट्स परिणाम हमें उपलब्ध होने लगे हैं। दूर संवेदन का आने वाले समय में फसल उत्पादन, फसल नाशक जीवों और रोगों की निगरानी करना, मिट्टी आर्द्रता अनुमान, तेल प्रदूषण निगरानी, सागर की उत्पादकता, समुद्र तल के उत्थान के प्रभाव, वर्षण के अनुमान लगाना, भू संपत्ति मानचित्र बनाना और संसाधनों का प्रबंधन का योजना बनाने या मॉडल बनाने आदि विशेष क्षेत्रों में सुदूर संवेदन का उपयोग किया जा सकेगा। तो जितना उपयोग हो रहा है उससे कहीं गुना अधिक हम कई क्षेत्रों में इसका उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा वर्तमान समय में विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दूर संवेदन का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि इसकी सहायता से सीमा पार स्थित शत्रु की सैन्य गतिविधियां जैसे सेना का जमाव, शस्त्रशाला, सैनिक किलाबंदी और मार्गों के निर्माण आदि का आसानी से ज्ञान हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये कितना बहुमुखी बहुउपयोगी तकनीक है जो कई क्षेत्रों में हमें लाभ प्रदान करती है। इतनी बातें हम अगर पढ़ते हैं इस सुदूर संवेदन के उपयोग से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस तकनीक के द्वारा हम निम्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लाभ को पॉइंट्स के रूप में मैंने लिखा है, जैसे विभिन्न समय को सहायता से किए गए धरातल के सुदूर संवेदन के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। मतलब सुदूर संवेदन की सहायता से धरातल के जितने भी लक्षण या लाभ हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स में लिख रहे हैं। जैसे धरातल के विहंगम दृश्य की प्रस्तुति। यदि हम किसी क्षेत्र में कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो वहाँ पर सामान्य कैमरे की सहायता से पूरे बड़े क्षेत्र का फ़ोटो लेना संभव नहीं होता है, लेकिन हम इस तकनीक की सहायता से बहुत बड़े क्षेत्र का भी आसानी से प्रस्तुतिकरण फोटोग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। धरातल पर अपनी आँखों द्वारा पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को कभी भी एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन वायु फोटोचित्र के द्वारा पृथ्वी के बहुत बड़े भाग का विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ विहंगम का तात्पर्य है एक बहुत बड़े क्षेत्र का एक साथ फोटोग्राफ हम ले सकते हैं। विराम क्रिया क्षमता, ये क्या होती है? धरातल पर हमारे चारों ओर होने वाली जो घटनाएं हैं, दो तरह की घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक और मानवीय। तो इनमें से एक प्रकार की क्रियाशीलता होती है जिसकी वजह से उस घटना के स्वरूप में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये घटनाएं परिवर्तनशील हैं, इनमें
पल प्रतिपल कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब कोई स्थिर वस्तु है तो उसका तो हम फोटोग्राफ आसानी से ले सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ निरंतर बदलती रहती है तो उसका फ़ोटो कैसे लें। तो ऐसी स्थिति में ये तकनीक हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। कुछ परिवर्तन धरातल पर ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत दिखाई दे जाते हैं, और कुछ परिवर्तनों को हम कुछ समय बीतने के बाद अनुभव करते हैं। अर्थात कुछ परिवर्तन बहुत धीमी गति से और कुछ अति तीव्र गति से संपन्न होते हैं। हमारी आँखों में गतिशील फिल्म को रोक कर देखने की क्षमता नहीं होती है, जबकि दूर संवेदन की सहायता से परिवर्तनशील घटनाओं के किसी भी क्षण के स्वरूप का स्थायी चित्र प्राप्त किया जा सकता है। गतिशील घटनाओं जैसे बाढ़ या परिवहन अथवा दावानल, वन्य जीवों की चौकसी या निगरानी, महासागरों में तेल का रिसाव, मौसमी दशाएं आदि के अध्ययन में वायु फोटोचित्र और प्रतिबिंब बहुत उपयोगी होते हैं, और इसमें सुदूर संवेदन तकनीक कारगर साबित होती है। अगला लाभ हम देखते हैं स्पेक्ट्रमी सुग्राहिता में वृद्धि। ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे एक्सरे होता है या अल्ट्रावायलेट किरणें, रेज होती हैं जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म तरंग, ये सभी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। अब इनमें से हमारी आँखें केवल दृश्य प्रकाश का मतलब होता है जिसका मान 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है, तो उसके प्रति सुग्राही होती है, उसको आसानी से देख सकती है। अर्थात हमारी आँखें दृश्य प्रकाश के अलावा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के किसी भी अन्य रूप तथा पदार्थ के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का संवेदन नहीं कर पाती, लेकिन दूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाले कैमरे और थर्मल स्कैनर 0.3 से लेकर के 14 माइक्रोमीटर के मध्य स्थित पूरे प्रकाशित स्पेक्ट्रम, इसमें क्या क्या आता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी, दृश्य, निकट अवरक्त, मध्य अवरक्त और तापीय अवरक्त तरंग दैर्ध्य को शामिल किया जाता है। तो इन सभी विद्युत स्पेक्ट्रम, चुंबकीय स्पेक्ट्रम का संवेदन करके धरातल के प्रतिबिंब प्रदान कर देते हैं। इसीलिए इन प्रतिबिंबों में धरातल के ऐसे अनेक विवरणों को स्पष्ट रूप में पहचाना जा सकता है जिन्हें हम अपनी आँखों से धरातल पर कभी भी नहीं देख पाते। तो ये बहुत बड़ा उपयोग हमें सुदूर संवेदन से प्राप्त होता है। एक लाभ हम इसमें और बता सकते हैं, स्थायी अभिलेख, है ना। स्थायी अभिलेख मतलब रिकॉर्ड। सुदूर संवेदन द्वारा प्राप्त चित्रीय और अंकीय आंकड़े, हम इससे दो तरह के आंकड़े प्राप्त करते हैं, एक होते डिजिटल और एक होते पिक्टोरियल, जिसे हम चित्रीय और अंकीय आंकड़े कहते हैं। तो ये दोनों आंकड़े किसी समय विशेष की धरातल पर व्याप्त दशाओं के ऐसे स्थायी अभिलेख होते हैं जिन्हें भविष्य में कभी भी अध्ययन किया जा सकता है। आंकड़ों का यह गुण विभिन्न प्रकार की घटनाओं और संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी होता है, क्योंकि अलग अलग समय के आंकड़ों की आपस में तुलना करके उन घटनाओं या संसाधनों में हुए कालिक परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है, समय के अनुसार परिवर्तनों का ज्ञान हमें हो जाता है। लागत प्रभावी विधि, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके लाभ के अंतर्गत, कि हम ये कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महंगी तकनीक है, लेकिन जो लाभ हम इससे ले रहे हैं, जो उपयोग हमें ये प्रदान कर रहा है, उसकी तुलना में ये महंगा हमें नहीं लग सकता। अर्थात इसकी जो भी लागत आ रही है वो प्रभावी है, उसका हमें रिटर्न मिल रहा है। सुदूर संवेदन तकनीक अपनी उपयोगिता और विशेषता के आधार पर महंगी होते हुए भी सस्ती प्रतीत होती है। पृथ्वी के किसी भी भाग में अल्प समय में भिन्न भिन्न दशाओं का ज्ञान इसकी सहायता से संभव हो जाता है। सुदूर संवेदन से प्राप्त सूचना के आधार पर हम किसी घटना के प्रति सचेत होकर उसके दुष्प्रभाव से
बचने के लिए समय रहते कोई समुचित उपाय कर सकते हैं और उचित कदम भी उठा सकते हैं, जो इस तकनीक के अभाव में मुश्किल ही नहीं असंभव है। इसीलिए यह तकनीक लागत प्रभावी तकनीक कहलाती है। तो छात्रों, ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने सुदूर संवेदन तकनीक के अर्थ, परिभाषा और इसके विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले उपयोग, आने वाले समय में इसके बढ़ते उपयोग की संभावना और इससे होने वाले लाभ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ और अगले वीडियो में हम सुदूर संवेदन तकनीक की प्रक्रियाएं एवं तत्व, प्रोसेस एंड एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और आप एक काम करेंगे, इसमें मैंने आपको PDF नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। आप कृपया उन्हें अच्छे से पढ़ें, नोट करें और फिर आप वीडियो भी देखते रहें। तो दोनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध होने से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ओके, थैंक यू।